students, I hope you all are good. Once again I am here with a new topic of SST, that is the judiciary. और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं जुडिशरी, उसके डिफरेंट ऑर्गन्स और इसके इम्पॉर्टेंस, ताकि हमें भी पता चले कि इंडिया में न्याय प्रक्रिया कैसे चल रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी की। तो आपको पता है कि इंडिया में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके 3 ऑर्गन हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और थर्ड जो है हमारी जुडिशरी है। सो जुडिशरी जो है बहुत कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है गवर्नमेंट का। इट्स स्ट्रक्चर इज़ इंडिपेंडेंट। हम कहते हैं इंडिया की जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। जुडिशरी का जो फंक्शन होता है ना, हम उसे 3 टायर्स में डिवाइड करते हैं। हाईएस्ट जो हमारा कोर्ट होता है वो सुप्रीम कोर्ट है, जिसे हम नेशनल कोर्ट भी कहते हैं। देन स्टेट में जो हाई कोर्ट होते हैं, स्टेट में हाईएस्ट कोर्ट जो होंगे दैट इज़ द हाई कोर्ट। और फिर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमने कोर्ट्स बनाए हैं जिन्हें हम सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स कहते हैं। अब ये पूरी चेन है, पिरामिड है जुडिशरी सिस्टम का, और ये मिलकर काम करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और बेटा जी आपको ये पिक्चर दिख रही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है ये। इट इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। कंपोजिशन और अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ द चीफ जस्टिस एंड 25 अदर जस्टिस, यानी एक CJI होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उनके साथ 25 और जज होंगे। नंबर ऑफ इट्स जज कैन बी वेरी, बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं विद द पासेज ऑफ टाइम। CJI एंड अदर जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विद द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, फॉर द अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ द जज सुप्रीम कोर्ट की, अ पर्सन मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहले क्वालिफिकेशन यही रहती है। एंड ही और शी शुड बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 ईयर। किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट में 5 साल के जज होने चाहिए। और अगर ये नहीं है तो ही और शी शुड बी एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। और he or she should be the distinguished jurist in the opinion of the president. ये क्वालिफिकेशन आपके अंदर होती हैं, then you can become the CJI of India. A judge of Supreme Court holds office until the age of 65 year. He or she is appointed by the president, but the service cannot be terminated by him. He can be removed from the office only by the impeachment motion. ये मैंने आपको बहुत बार बताया है, impeachment motion पार्लियामेंट में आता है। जब 2/3 वोटिंग से ये मोशन पास होगा तभी हम CJI को रिमूव कर सकते हैं, अगर हमें लगता है कि हाँ ही इज़ अ गिल्टी और मिसयूजिंग हिज और हर पावर, तब ये इम्पीचमेंट मोशन आता है और बिफोर द टाइम पीरियड हम इनको रिमूव कर सकते हैं। अब इनका जुरिस्डिक्शन एरिया क्या है, क्या किस एरिया तक, मतलब क्या है गवर्निंग पावर इनकी, न्याय देने की पावर इनकी क्या क्या है। तो जो जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का उसे हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन और दूसरा होता है अपील जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल होता है, अंडर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन द सुप्रीम कोर्ट कैन एंटरटेन द न्यू केसेस सच एज दोज आर पर्टेनिंग टू इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब डायरेक्टली जो न्यू केसेस आए ना सुप्रीम कोर्ट के पास, उन्हें हम कहते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। डिस्प्यूट हो गया सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास आए हुए हैं। स्टेट्स और स्टेट्स के बीच के गवर्नमेंट में हो गया तो सुप्रीम कोर्ट के पास आए हैं। तो ये न्यू केसेस हैं, इन्हें हम कहते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अपील जुरिस्डिक्शन क्या होता है बेटा, कि मोस्ट ऑफ द केसेस जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं लोअर कोर्ट से, कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमने अपील किया, ठीक है, मतलब केस डाला हमने वहाँ मान लो हम केस हार गए और हमें जो है न्याय अच्छा नहीं लगा, उसका वर्डिक्ट अच्छे नहीं लगे, जज के हमारे फेवर में नहीं है, हमने अपील किया हाई कोर्ट में। हम हाई कोर्ट में गए अपना केस लेके इसके वर्डिक्ट के खिलाफ, और वहाँ पे अगर जो भी डिसीजन आया वो भी हमें नहीं सही लगा, हमारे फेवर में नहीं है, देन वी कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट पे जब हम अपील करते हैं, यानी कि जो लोअर कोर्ट से केस आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, उनको जब सुप्रीम कोर्ट हियर करता है, उस हियरिंग को हम कहते हैं अपील जुरिस्डिक्शन।
नाउ द सुप्रीम कोर्ट कैन एंटरटेन केसेस इन अपील फ्रॉम द लोअर कोर्ट्स। ये जुरिस्डिक्शन पर्टेन्स जो होती है, क्रिमिनल केसेस भी हो सकते हैं, सिविल केसेस भी हो सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। काम क्या करता है सुप्रीम कोर्ट? देखो ये जो हमने 2 जुरिस्डिक्शन बताई, ये तो काम करता ही करता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जो है कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब अगर पार्लियामेंट ने ऐसा कोई कानून पास कर दिया है जो कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल के खिलाफ है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे उसी समय नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा कि बिल्कुल बेकार है, ये कानून नहीं आएगा सोसाइटी में। मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर है, इसीलिए हम उसे कस्टोडियन कहते हैं। देन गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट। मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है, यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट टू प्रिजर्व योर फंडामेंटल राइट्स। देन एडवाइजरी फंक्शन, president or any government department can seek it advice on any constitutional or legal matter। कभी भी वो इनसे एडवाइस मांग सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट अपनी एडवाइस देता भी है। देन इसे हम कहते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, क्योंकि जितने भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के होते हैं ये ऑल आर रिकॉर्डेड और इवन पब्लिश भी होते हैं फॉर द यूज़ ऑफ जजेस एंड एडवोकेट्स, कि फ्यूचर रेफरेंस में अगर इस तरीके का कोई केस आता है तो ये रिकॉर्ड होता है सारा का सारा कि उन्होंने क्या डिसीजन दिया है और किस बिहाफ पर दिया है। दिस रिकॉर्ड ऑल्सो इंक्लूड द इम्पॉर्टेंट डिसीजन टेकन बाय द हाई कोर्ट, इसलिए हम इसे कहते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अब हम बात करेंगे स्टेट जुडिशरी की। स्टेट जुडिशरी मतलब हाई कोर्ट। स्टेट में जो सबसे पावरफुल कोर्ट होते हैं ना, सबसे ऊपर सुप्रीम पावर में, उन्हें हम कहते हैं हाई कोर्ट। सम स्टेट्स हैव देयर एक्सक्लूसिव हाई कोर्ट्स व्हाइल सम स्टेट्स शेयर कॉमन हाई कोर्ट। मतलब कुछ स्टेट्स के पास तो अपने हाई कोर्ट है, लेकिन कुछ स्टेट्स जो है मिलजुल कर कॉमन हाई कोर्ट को ले रहे हैं। जैसे आप देखो हरियाणा और पंजाब, इनका क्या है, कॉमन हाई कोर्ट है चंडीगढ़, जो कि यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है। सिमिलरली आप देखो आसाम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, जो हमारी ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, इन सारे स्टेट्स के लिए एक ही कॉमन हाई कोर्ट है। और जो हमारे बड़े बड़े स्टेट्स हैं उनके अपने अपने हाई कोर्ट्स होते हैं। अब कंपोजिशन करें और अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात करते हैं। सो हाई कोर्ट इज कंपोज्ड ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट, उनका भी चीफ जस्टिस होता है, एंड एज मैनी अदर जजेस एज द पार्लियामेंट में डिसाइड। पार्लियामेंट डिसाइड करती है कि हाई कोर्ट में कितने और जज होने चाहिए टाइम टू टाइम। जज ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये पहले भी बताया हुआ है। और प्रेसिडेंट किससे कंसल्ट करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट से, एंड इन केस ऑफ जज अदर देन द चीफ जस्टिस। अब क्या होता है, द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट जो है, जब वो अपॉइंट हो जाते हैं तो वो 62 ईयर्स तक अपनी पोस्ट पे रह सकते हैं, उसके बाद ही उन्हें रिटायरमेंट मिलती है। पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज एन एक्टिंग जज ऑन अ टेम्परेरी बेसिस फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। अभी क्या होता है, जो पर्सन अपॉइंट हो रहा है हाई कोर्ट का जज, उसको क्या होना चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया, और with at least 10-year experience either as an advocate of a high court or a judicial officer in any territory of India. A judge can be removed from his office if the misbehavior या misconduct proved against him or her, और same वही impeachment motion आ सकता है। A judge of high court may be transferred from one high court to the another by the President of India in consultation with the Chief Justice of India। यानी कि इनकी जो पोस्ट है वो ट्रांसफरेबल भी होती है। अब इनकी जुरिस्डिक्शन की अगर हम बात करें, कहाँ कहाँ तक ये न्याय दे सकते हैं, तो इनका भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है और अपील। ओरिजिनल वो केसेस जो डायरेक्टली हाई कोर्ट में आए हैं, और अपील वो केसेस हैं जो पहले ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुने जा चुके हैं और अब वहाँ के वर्डिक्ट से लोग सेटिस्फाई नहीं हुए तो उन्होंने अपील किया हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट वो दूसरे केस के दूसरे मतलब जो कोर्ट हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उनके केस को हियर कर रही है। तो दैट इज द अपील जुरिस्डिक्शन। नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन की बात करते हैं, तो हाई कोर्ट हैज़ टू सुपरवाइज ऑल जुडिशियल वर्क एंड वर्किंग ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट।
भाई क्या करता है ना कि ये जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, छोटे छोटे निचली अदालत जिन्हें हम कहते हैं, तो हाई कोर्ट उनको सुपरवाइज करता है, टाइम टू टाइम चेक करता है, उनके लिए रूल्स फ्रेम करता है, रेगुलेशंस को चेक करता है, और हाई कोर्ट के पास पावर होती है एग्जामिन करने की इनके रिकॉर्ड्स की कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, निचली अदालत जो हैं, ये प्रॉपर अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर रही हैं या नहीं। तो इस तरीके के एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन भी करता है। अब हम चलते हैं थर्ड टायर पे, दैट इज द सबऑर्डिनेट कोर्ट। निचली अदालत भी हम इन्हें कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी हम इन्हें कहते हैं। इट कंप्राइजेज द डिस्ट्रिक्ट एंड अदर लोअर कोर्ट इन अ डिस्ट्रिक्ट। अब इनको हम डिवाइड कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और अदर कोर्ट्स में। क्वालिफिकेशन देखते हैं कि अपॉइंटमेंट कैसे होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज की। अ जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर इन द कंसल्टेशन विद द कंसर्न्ड हाई कोर्ट। गवर्नर अपॉइंट करेंगे। देन अ पर्सन जो है वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, एलिजिबल होना चाहिए इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज की पोस्ट के लिए, इफ़ ही और शी इज़ एन एडवोकेट और प्लीडर ऑफ 7 ईयर स्टैंडिंग और एन ऑफिसर इन द जुडिशियल सर्विस। ये सब आपको ध्यान रखना है। किसी भी यूनियन स्टेट में वो 7 साल के लिए जॉब कर चुके हों इस कोर्ट में। इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एनी एडवोकेट और प्लीडर, इट कैन बी डन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट। अब जो जुडिशियल ऑफिसर है ना बेटा, और मजिस्ट्रेट जो हैं, दे आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। यानी कि ये जो जज हैं ये डायरेक्टली अपॉइंट हो सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उन एग्ज़ाम्स में जो क्लियर करके आता है, क्वालिफाई करके आता है, तो डायरेक्टली वो जो है इन लोअर कोर्ट्स का जज बन सकता है। तो आपको इसके लिए मिनिमम जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और जो भी टेस्ट है, एग्जाम है, वो क्लियर करने पड़ेंगे। अ सिलेक्टेड कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू अंडरगो अ ट्रेनिंग। डायरेक्टली जज की पोस्ट पे नहीं बैठाते, प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, और ट्रेनिंग देने के बाद स्पेसिफिक पीरियड के लिए जो है जुडिशियल ऑफिसर और मजिस्ट्रेट उन्हें बनाया जाता है। अब बात करते हैं हम इनके फंक्शंस की सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के। सो सबऑर्डिनेट जुडिशरी इन अ डिस्ट्रिक्ट इज अंडर द ओवरऑल चार्ज ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। ओके, आपको याद रखना है डिस्ट्रिक्ट जज के अंडर आते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज जो है, अंडर हिम देयर आर नंबर ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स एंड मैजिस्ट्रेट हु एक्सरसाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ जुरिस्डिक्शन। तो इनके अंडर, ये डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर डिफरेंट मैजिस्ट्रेट आ गए। द जुरिस्डिक्शन ऑफ सबऑर्डिनेट जज क्या होता है? डिसाइडेड बाय द सिवियरिटी ऑफ द क्रिमिनल केसेस और एक्सटेंट और सिविल केसेस। मतलब किस टाइप का है। अगर बहुत ग्रैंड लेवल का, मतलब बहुत ही बड़ा है और लगता है कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे शॉर्ट आउट नहीं होता है, तो इसे आगे पास ऑन किया जाता है। जनरली डिस्ट्रिक्ट जज इज बोथ सेशन जज एंड एज वेल एज द सिविल जज ऑल्सो. So he or she is termed as the former when hearing a criminal case and the latter when hearing the civil case. तो ये दोनों टाइप के केसेस को हेयर कर सकते हैं. An appeal can be brought to the court to the district judge against the judgment of lower court. तो यहाँ पे भी अपील जुरिस्डिक्शन है इनके पास. अगर निचली अदालत से कुछ आ रहा है और वो अपील कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऐसे केसेस को भी सुन सकता है. इवन जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हैं, ही और शी कैन ऑल्सो अवॉर्ड द कैपिटल पनिशमेंट, बट इट हैज़ टू बी कन्फर्म बाय द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट के. क्या भाई इसकी इतनी बड़ी सजा है, इसको कैपिटल पनिशमेंट दे दें? सो हाई कोर्ट से ज़रूर वो जो है डिस्कशन करेंगे. अब हम आते हैं निचली अदालत पे, लोक अदालत पे. ओके, द कोर्ट्स इन आवर कंट्री आर ओवर बर्डन दिस डेज. क्योंकि आप देखो इतने सारे केसेस हैं, ओवर बर्डन हो चुके हैं हमारे कोर्ट्स. इसीलिए ये देखा गया कि मिलियन ऑफ केसेस आर पेंडिंग. एक एक जज के ऊपर कई हजारों लाखों केस पड़े हुए हैं. और सनी देओल की लैंग्वेज में तारीख पे तारीख मिलती रहती है ना. जजमेंट डिले हो जाता है, कई बार बहुत लेट मिलता है. तो इस ओवर बर्डन को ख़त्म करने के लिए सिस्टम ऑफ लोक अदालत को इंट्रोड्यूस किया गया.
ये सिस्टम जो है इट प्रूव द बेनिफिशियल फॉर द पुअर एंड रिसोर्सलेस पीपल, क्योंकि देखो बेटा वकील की फीस देने में और केस लड़ने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है। सो गरीब लोग तो केस नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनके लिए लोक अदालत बनाई गई जहाँ जो है बहुत कम पैसा खर्च होता है और जहाँ शॉर्ट टाइम पीरियड में इनकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन मिल जाता है। स्पीडी जस्टिस इंश्योर होती है, डैट कोर्ट्स ऑफ लॉ आर लेस बर्डन हो जाते हैं एंड द कॉमन मैन गेट्स द प्रॉम्प्ट जस्टिस। सो लोक अदालत हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा इनिशिएटिव रहा जिससे कोर्ट्स के ऊपर से बर्डन थोड़ा कम हो गया। अब हम बात करेंगे प्रोसीजर ऑफ जुडिशरी। क्या प्रोसीजर होता है न्याय देने का? सी बेटा, सम केसेस कैन बी फाइल्ड इन द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली, लेकिन जनरली क्या होता है केस स्टार्ट होते हैं लोअर कोर्ट से ही। लोअर कोर्ट में अगर लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं होती तब वो अपना अपील करते हैं नेक्स्ट लेवल ऑफ कोर्ट पे। फॉर एग्जाम्पल आपको एक दिया हुआ है भुवन पे एक चार्ज लगा था कि उसने चोरी की है एंड दिस केस विल बी ट्राइड एट द तहसील, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया ये केस, जजमेंट आया लोअर कोर्ट के बाद, तो अ पार्टी कैन अपील टू द हायर कोर्ट ऑफ लॉ। अब फॉर एग्जाम्पल भुवन ने क्या किया, इज हेल्ड द गिल्टी, अब उसे ये प्रूफ कर दिया भाई हाँ इसी ने चोरी की है, तो उसने क्या किया, उसने अपना केस जो है अपील में डाल दिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो है सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो उसने हाई कोर्ट में डाल दिया अपना केस टू हियर अगेन। In his case involvement interpretation of the constitution हुई and he go in appeal to the supreme court too। अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता तो वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। तो इस तरीके से जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल लोअर कोर्ट्स। सो कहने का मतलब है ये चेन सिस्टम है और यहाँ व्यक्ति भी इंडिपेंडेंट है अपील करने के लिए, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी अगर कोई केस सुनते हैं तो पहले सारा रिकॉर्ड मंगाते हैं लोअर कोर्ट से, उनके डिसीजन को देखते हैं और उन्हें लगता है कि हाँ सुना जा सकता है तो वो उस पर डिस्कशन करते हैं। टाइप्स ऑफ केसेस की बात करें तो दो टाइप के केसेस होते हैं, सिविल और क्रिमिनल केसेस। सिविल केसेस जो होते हैं बेटा that pertain to the civil liberty of a certain citizen, while criminal cases जो होते हैं उसमें crime हो रहा होता है। Sometime a wrong may constitute both civil and criminal feature, thus it can be instituted as both। मतलब कई बार केस ऐसा होता है जिसमें सिविल केस भी बन रहा होता है और क्रिमिनल केस भी बन रहा होता है, तब दोनों लेवल पे इसकी जो है सुनवाई होती है। अब सिविल और क्रिमिनल केस में डिफरेंस कैसे पता चलेगा? आप देखो, सिविल केस वायलेट द पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ पर्सन, जबकि क्रिमिनल केस जो होते हैं उसमें ऐसा देखा जाता है कि पब्लिक रॉन्ग है, दैट इट इज़ कमिटेड अगेंस्ट द स्टेट, मतलब कोई काम ऐसा किया जो स्टेट के अगेंस्ट है। विक्टिम इन अ सिविल केस इज एन इंडिविजुअल, सिविल केस में इंडिविजुअल विक्टिम हो सकता है, एंड इट इज़ ही हु फाइल्स द केस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। जबकि अगर आप देखोगे क्रिमिनल केस में सो विक्टिम जो है सोसाइटी भी हो सकती है, ठीक है, ग्रुप भी हो सकता है। क्रिमिनल केस इज फाइल्ड बाय द स्टेट, कई बार होता है कि जो स्टेट की पुलिस है वो केस फाइल कर रही है, कोई व्यक्ति नहीं फाइल कर रहा है, क्योंकि सिविल केस में क्या होता है एक पर्टिकुलर व्यक्ति जाके केस फाइल कर रहा है अपना, लेकिन क्रिमिनल केस में जो है कई बार पुलिस यानी कि स्टेट जो है केस फाइल करती है विक्टिम के अगेंस्ट। देन सिविल केस इज ट्राइड अंडर द सिविल लॉ बट क्रिमिनल केस इज ट्राइड अंडर द क्रिमिनल लॉज, इनके लॉज भी अलग अलग होते हैं। देन सिविल केस इट इज द विल ऑफ एन इंडिविजुअल whether he wants to file a case or not। सिविल केस में यही होता है कि बंदा चाहता है कि वो अपना केस फाइल करे या ना करे, बट क्रिमिनल केस में क्या होता है अगर रिपोर्ट आ गई किसी मैटर की तो पुलिस जो है चार्जशीट फाइल करके केस फाइल कर सकती है। देन अ सिविल केस इज फाइल्ड डायरेक्ट इन द कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ। जो क्रिमिनल केस हैं बेटा दैट स्टार्ट विद द फाइलिंग ऑफ एन FIR, इनका एक अलग प्रोसेस होता है। FIR बनेगी, चार्जशीट बनेगी, उसके बाद जो है पुलिस रिपोर्ट करेगी।
देन 6 पॉइंट देखो, द पनिशमेंट फॉर बोथ टाइप्स ऑफ केसेस आर डिफर। सिविल केस में क्या होता है, द इंजर्ड पार्टी में बी अवॉर्डेड अ कंपनसेशन एंड इम्प्रिजनमेंट इज सेल्डम अवॉर्डेड। लेकिन क्रिमिनल केस में क्या होता है, जो रॉन्ग डूअर होता है उसे इम्प्रिजन भी मिलती है, कई बार बहुत तगड़ी पनिशमेंट मिल जाती है, कैपिटल पनिशमेंट भी मिल जाती है। इन अ सिविल केस द पार्टीज में सेटल द केस आउट ऑफ द कोर्ट ऑल्सो। सिविल केस में क्या होता है, अरे यार कोर्ट जाने की जरूरत है, आपस में बैठ के डिस्कस कर लो, ठीक है। लेकिन क्रिमिनल केस में आउट ऑफ द कोर्ट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है। अच्छा, आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इस सिविल और क्रिमिनल केसेस को समझने के लिए। एक मिस्टर एक्स हैं, ही डग अ पिट बिफोर हिज हाउस। घर के आगे उन्होंने एक गड्ढा खोद लिया, ठीक है, बट उन्होंने किसी की मतलब ना परमिशन ली ना कोई प्रिकॉशन ली, लाइक पुटिंग द वायरिंग। अगर आप गड्ढा खोद रहे हो तो आसपास आपको थोड़ा सा कुछ हर्डल सा बनाना चाहिए ना, कि लोगों को लगे कि यहाँ गड्ढा है, कोई साइन तो लगाना चाहिए, लाइटनिंग रखनी चाहिए कि अंधेरा ना हो, एक्सीडेंट ना हो, कोई आके गिर जाए इसमें, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने ऐसा कोई प्रिकॉशन नहीं लिया। हुआ कि एक्सीडेंटली मिस्टर बी जो उनके नेबर थे वो उस गड्ढे में गिर गए, इंजर्ड हो गए बुरी तरीके से। अब यहाँ मिस्टर बी क्या है, विक्टिम, उन्हें चोट लगी है, इंजर्ड हुए हैं। तो अब वो दो चीज़ कर सकते हैं, या तो वो इनिशिएट कर सकते हैं क्रिमिनल केस या सिविल केस। देखो, इफ ही वांट्स टू स्टार्ट अ क्रिमिनल केस सो ही हैज़ टू गो टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। अगर उन्होंने इसे क्रिमिनल केस में दिखाना है तो वो पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, FIR लॉन्च करेंगे, फिर चार्जशीट लगेगी, उसके बाद उन पर केस होगा। ये कर सकते हैं। या फिर अगर उन्होंने मान लो इन्होंने क्रिमिनल केस इस तरीके से किया तो क्रिमिनल कोर्ट में जाएगा। क्रिमिनल केस अगेंस्ट मिस्टर एक्स कैन ऑल्सो बी स्टार्टेड बाय द थर्ड पर्सन। कोई थर्ड पर्सन भी कर सकता है कि गली का कोई तीसरा नेबर है वही कर दे कि नहीं भैया इसकी वजह से हुआ, पुलिस में कंप्लेन कर दे। ऑल्सो द पुलिस टू कैन फाइल द क्रिमिनल केस। और या पुलिस को अगर मैसेज मिल जाता है कि ऐसे एक्सीडेंट हुआ है तो पुलिस भी फाइल कर सकती है। तो ऐसा हो सकता है मिस्टर एक्स के खिलाफ तीनों तरीके से क्रिमिनल केस फाइल हो सकता है। इफ इन द क्रिमिनल केस मिस्टर एक्स गिल्ट इज प्रूव्ड ही मे बी पनिश बाय द इम्प्रिजनमेंट और फाइन, या जेल होगी या फाइन देना पड़ेगा। If the judge so think he can award some compensation also to Mr. B कि भैया उनको चोट लगी है, कंपनसेशन दो उनके इलाज के लिए, तो इस तरीके का फाइन भी इम्पोज हो सकता है। अब बात करें अगर हम सिविल केस की, मान लो जो मिस्टर बी हैं जिन्हें चोट लगा है उन्हें लगता है नहीं क्रिमिनल केस नहीं करना चाहिए, इस पर मैं सिविल केस फाइल करूँगा। अब अगर सिविल केस फाइल करना है तो ना तो यहाँ पुलिस रोल अदा करेगी और ना ही कोई थर्ड पार्टी, वो खुद जो है पिटीशन फाइल करेंगे सिविल कोर्ट में, ठीक है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि इनका क्रिमिनल केस भी बन सकता है, वो डायरेक्टली उन्हें केस फाइल करना पड़ेगा। ही कैन डिमांड द स्टॉपिंग न्यूसेंस। वो कह सकते हैं कि देखिए सोसाइटी के लिए, गली के लिए खतरा है, ये क्या न्यूसेंस करते रहते हैं, कभी गड्ढा खोद रहे हैं कभी कुछ खोद रहे हैं, तो इससे हमें चोट लग रही है। अगर उनको ये डिज़ायर है तो जो भी उनका डैमेज हुआ है, लॉस हुआ है, ये प्रूव्ड हो जाता है कि हाँ वो विक्टिम है, तो मिस्टर एक्स को कंपनसेशन देने के लिए कहा जा सकता है। और टोटल ये डिपेंड करेगा जज के ऊपर कि जज किस टाइप का जो है कंपनसेशन या फाइन उन पे इम्पोज करेगा। सो इन दिस केस द जज विल नॉट अवॉर्ड द इम्प्रिजनमेंट, क्योंकि सिविल केस है तो यहाँ ये नहीं कहेगा कि जेल में भेज दो, तो यहाँ पे कंपनसेशन या फाइन इम्पोज होगा। तो ये था डिस्टिंक्शन सिविल और क्रिमिनल केस में। अब हम बात करेंगे रेशनल ऑफ द प्रोसेस। The process of appeal has been incorporated at the different level बेटा, है ना। और ये जो डिफरेंट लेवल बनाए गए इससे जुडिशरी जो है मजबूत भी होती है और लोगों के अंदर भी न्याय के प्रति विश्वास होता है कि अगर निचली अदालत मेरी बात नहीं सुन रही तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मेरी बात जरूर सुनेगा। तो ये जो पिरामिड बनाई, जो चेन सिस्टम बनाया और इंडिपेंडेंट चेन सिस्टम बनाया जुडिशरी का, ये इसको लोगों के अंदर विश्वास लाती है और जुडिशरी को मजबूत करती है। एन अपील टू द हाई कोर्ट ऑफ लॉ बिगिट्स एन अपॉर्चुनिटीज टू द पार्टीज टू गेट जस्टिस। हमें लगता है कि मैं अपील करूँगा तो शायद मुझे न्याय मिल जाएगा। ऑफ कोर्स द सिस्टम ऑफ अपील कंज्यूम्स लॉट्स ऑफ टाइम, लेकिन ज़रूरी हो जाता है कि भाई कोई जो गिल्टी नहीं है उसको सजा ना हो,
तो ये इसलिए ये अपील जुरिस्डिक्शन जो है कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं न्याय सही से दिलवाता है। नॉलेज विंडो में चेक करते हैं बेटा, आपको आरटीआई दिया हुआ है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जो पार्लियामेंट ने 2005 में पास किया था, जिसमें गवर्नमेंट ने सिटीजन्स को ये राइट दिए थे दैट दे कैन एक्सेस द मैकेनिज्म ऑफ गवर्नमेंट हाउ दे आर वर्किंग। मतलब दे कैन आस्क एनी इंफॉर्मेशन बट इट शुड नॉट रिलेटेड टू द डिफेंस मैटर ऑफ द कंट्री। तो आप ये कह सकते हो कि वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के रिकॉर्ड को पूछ सकते हैं, मैकेनिज्म को, काम को पूछ सकते हैं। पावरफुल टूल है लोगों के हाथ में, अपने जस्टिस के लिए, न्याय के लिए वो इसे यूज़ कर सकते हैं। हाँ, मैं बार बार कह रही हूँ कि डिफेंस मैटर को नहीं रिवील किया जाएगा। अब बात आती है पुलिस की। पुलिस प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन आवर लाइफ। पुलिस का नाम सुनते ही हमें लगता है कि चलो भैया हमारी एरिया में सुख शांति रहेगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो पुलिस को कंप्लेन कर देंगे, है ना। सो बहुत सारी ड्यूटी परफॉर्म करती है पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है, सिक्योरिटी रखती है पब्लिक की, प्राइवेट प्रॉपर्टी की, सिक्योरिटी ऑफ पीपल्स एंड वीआईपीज, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम्स, अरेस्ट करती है क्रिमिनल को, इन्वेस्टिगेशन करती है क्राइम के, बहुत सारे काम है पुलिस के। अब इन सारे फंक्शंस को बेटा एक ऑफिस तो नहीं होल्ड कर सकता, इसलिए पुलिस ऑर्गेनाइजेशन को पावरफुल बनाया गया और उनकी पावर को अलग अलग पोस्ट में डिवाइड भी किया गया। पावर मिसयूज ना हो इसीलिए अलग अलग पोस्ट भी बनाई गई, उनकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई। द पुलिस इज अ सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। ये सेंटर के अंडर नहीं आती पुलिस, ये स्टेट के अंदर आती है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है। सो देयरफॉर देयर आर सम वेरिएशन इन द पुलिस डिपार्टमेंट। हर स्टेट के पुलिस डिपार्टमेंट में आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस नज़र आएगा, बट स्टिल जो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है इट इज़ हेडेड बाय द डीजी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आईजी। ठीक है। स्टेट इज डिवाइडेड इनटू रेंजेस एंड ईच रेंज कंप्राइजेज अ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, सो डिस्ट्रिक्ट के जो हेड होते हैं दैट इज द डीएसपी, डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, यानी डीआईजी, एंड डिस्ट्रिक्ट इज हेडेड बाय द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी। लार्ज डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं दे में अंडर द चेंज ऑफ कमिश्नर ऑफ पुलिस भी आ जाते हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है उनके इंचार्ज बन जाते हैं। एंड डिस्ट्रिक्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द पुलिस डिवीजन, सर्कल्स, पुलिस स्टेशन, और इन सब के अपने अपने पुलिस ऑफिसर्स हेड होते हैं एंड अदर लोअर रैंक के ऑफिसर्स होते हैं। तो इस तरीके से पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने ऑफिसर्स और रैंक्स होते हैं। Now we are moving to the FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जब भी कोई क्राइम होता है तो सबसे पहले FIR लॉन्च होती है। जो विक्टिम है वो जाएगा पुलिस स्टेशन में, वो अपनी बात को रखेगा, यानी कि जब विक्टिम अपनी बात बता रहा है तो दैट इज़ द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, तो उसे हम FIR कहते हैं। When a person is approaches to the police to file the FIR, it is a duty of police to file it। अगर हम पुलिस स्टेशन गए हैं, अपनी कोई कंप्लेंट लिखवा रहे हैं, तो पुलिस की ड्यूटी है कि उसे वो लिखे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द पुलिस कैन नॉट रिफ्यूज़, मना नहीं कर सकती कि भैया मैंने नहीं लिखनी, तेरी कोई प्रॉब्लम नहीं, सुन रहा हम तुम्हारी कंप्लेंट, उन्हें लिखना पड़ेगा, ये उनकी ड्यूटी है। When an FIR has been filed, एक बार FIR हो गई, अब पुलिस जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन मिली है उसे विक्टिम से, उस पर इन्वेस्टिगेट करना शुरू करेगी उस केस को। वो एविडेंस को गैदर करेगी, इंटेरोगेट करेगी कनेक्टेड पीपल को, मे बी अरेस्ट भी करे कुछ लोगों को, बुलाए भी उनसे बहुत सारी जानकारी लेने के लिए। लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट क्या होता है इस ऑल दिस प्रोसेस का, दैट पुलिस डू नॉट लाइक टू फाइल एन FIR। ये देखा गया है कि पुलिस को लगता है छोड़ो क्या करना, बिकॉज इट सिंपली मीन्स दैट इट हैज़ टू वर्क ऑन देम। उनको लगता है अब FIR हो गई तो हमें तो पक्का इस पे सारा काम करना पड़ेगा। तो ये देखा गया कि कई बार पुलिस मना कर देती है, उन्हें लगता है कि हमारे ऊपर बर्डन वर्क का बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हम FIR लॉन्च नहीं करेंगे। तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट है, दो इसके लिए स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन बने हैं। इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ पुलिस टू फाइल एन FIR व्हेनेवर एनी पर्सन अप्रोचेस टू देम। जब भी कोई उनके पास जाएगा उन्हें FIR लॉन्च करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिया पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की कि अगर किसी भी पुलिस स्टेशन या ऑफिसर ने रिफ्यूज़ किया FIR एक्सेप्ट करने में एनी सर्कमस्टांसेस में,
तो भाई वो एक पनिशेबल ऑफेंस होगा। When a police officer refuses to file FIR, it is illegal. तो जितने भी हायर ऑफिसर भी होंगे ना, SP, CP, उन्हें भी अप्रोच किया जा सकता है। मान लो आप पुलिस स्टेशन गए, किसी पुलिस वाले ने मना कर दिया, तो आप डायरेक्टली SP और CP को भी अप्रोच करके अपनी FIR लिखवा सकते हो। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये अधिकार दिया हुआ है। An FIR contains the following information. जब भी आपसे FIR लिखवाएंगे तो उसमें क्या होता है, नंबर 1 रिटन कंप्लेंट होगी, जो एप्लीकेंट जो लिखवा रहा है वो साइन भी करेगा उसे कि ताकि मैंने ये लिखवाई है। नंबर 2, इट शुड कंटेन द डेट, टाइम, प्लेस ऑफ इंसिडेंट विद एन इलेबोरेट डिस्क्रिप्शन। पूरा डिटेल देना पड़ेगा, डेट टाइम सब कुछ देना पड़ेगा। मान लो एप्लीकेंट इलिटरेट है, नहीं लिख सकता, तो वो बोलेगा और दूसरा पुलिस ऑफिसर जो है उसे लिखेगा और फिर उसके साइन या अंगूठा जो है वो लिया जाता है। FIR की कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड FIR मस्ट बी फाइल्ड एज सुन एज पॉसिबल। जैसे ही कोई इंसिडेंट होता है तो FIR जरूर लिखवानी चाहिए। अब हम बात करेंगे पुलिस और कोर्ट लॉ के क्या रिलेशन है आपस में। हालांकि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। पुलिस ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट द एग्जीक्यूटिव वाइल द कोर्ट ऑफ लॉ रिप्रेजेंट द जुडिशरी। लोगों को लगता है कि पुलिस जो है वो जुडिशरी है, नहीं, पुलिस बेटा एग्जीक्यूटिव का पार्ट है और जो कोर्ट है हमारे वो जुडिशरी को रिप्रेजेंट करते हैं। बोथ दीज हैव टू वर्क टू इन द कोऑर्डिनेशन ऑफ ईच अदर। द पुलिस इज बाउंड टू ओबे द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ। जो कोर्ट ने दे दिया ऑर्डर वो पुलिस को फॉलो करना पड़ेगा। कोई भी इंसिडेंट हुआ है, लाइक क्राइम है और कोई एक्सीडेंट अकर हुआ है, तो पुलिस की ड्यूटी बनती है कि क्राइम स्पॉट पे जाके पूरा इन्वेस्टिगेट करने की। इफ़ इट वारंट्स द अटेंशन ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ, ब्रिंग इट बिफोर इट। कोर्ट ऑफ लॉ क्या करता है, वो इसे एग्जामिन करता है, पुलिस की रिपोर्ट को अच्छे से क्या लिखा है, एविडेंसेस को चेक करता है, फिर पुलिस की रिक्वेस्ट को मानता है कि उसे हाँ भाई कितना टाइम चाहिए या कब वो चार्जशीट को आगे बढ़ाएंगे। तो इस पे सारी हेयरिंग होती है। अब हम बात करेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। क्राइम इज कंसीडर्ड अ पब्लिक रॉन्ग, दैट इज इट इज़ कंसिडर टू हैव बीन कमिटेड अगेंस्ट द सोसाइटी। भाई देखो, कोई भी क्राइम हुआ वो सोसाइटी के अगेंस्ट है, सो इट इज़ एक्सेप्टेड दैट सोसाइटी शुड टेक एक्शन अगेंस्ट इट। ऐसा नहीं कि क्राइम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ हुआ है, क्राइम हुआ है तो वो पूरे समाज के लिए गलत है, तो समाज को एक्शन लेने की ज़रूरत है। इसीलिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाए गए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है ना बेटा, इट फाइट्स द केस इन कोर्ट ऑफ लॉ on behalf of the government as a representative of society। ठीक है, सोसाइटी का रिप्रेजेंटेटिव बन के गवर्नमेंट के बिहाफ पे वो कोर्ट में केस लड़ते हैं। जो आपके पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं बेटा, वो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं whose primary duty is to conduct the trial, place the case before the court of law। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। क्योंकि देखो क्या होता है, सक्सेस जो होती है ना किसी भी केस की अगेंस्ट द क्रिमिनल, वो डिपेंड करती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर पे। उसने कितने ग्रेट एक्सटेंट पे उस केस पे काम किया है और कितने अच्छे एविडेंसेस ला के रखे हैं। सो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का भी अपना ये एक रोल है जुडिशरी सिस्टम में। सो दैट्स एंड फॉर द चैप्टर। Now we are going to do the quick revision। हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा बेटा, जुडिशरी जो इंडिया की है वो 3 टायर्स पे वर्क करते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एट लोअर लेवल। देन सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिया की, उसके ओरिजिनल और अपील जुरिस्डिक्शन होते हैं एंड इट इज़ द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट। स्टेट जुडिशरी जो है उसमें हाई कोर्ट आते हैं, उसके भी ओरिजिनल और अपील जुरिस्डिक्शन होते हैं और सर्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी होते हैं। जुडिशरी डिस्ट्रिक्ट में जो है डिस्ट्रिक्ट जज उन्हें असिस्ट करते हैं। लोक अदालत को हम निचली अदालत कहते हैं। ओवरबर्डन कम करने के लिए लोक अदालत बनाई गई थी और स्पीडी जस्टिस के लिए। 2 टाइप्स ऑफ केसेस हमने डिस्कस किए, सिविल और क्रिमिनल केसेस। पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। FIR जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है मैंडेटरी होती है किसी भी इंसिडेंट के बाद, और हमने पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रोल को एग्जामिन किया। So that's end for the chapter. I hope you understand each and every topic. Please do the exercise carefully.